हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस कर रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से डिफरेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके भी वीडियो चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट्स और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उन कंपोनेंट्स की एंट्री आप बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में कैसे कर सकते हैं, हम उसको सीखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने पार्ट होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेनली 3 पार्ट होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक और पार्ट है एरर एंड ओमिशन। ये क्या है? एक कैटेगरी है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखने में, उसको बैलेंस रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स की वजह से कुछ एंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में गलत हो जाती है। उस वजह से जो बैलेंस शीट है उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो इक्वल नहीं हो पाते। तो ये जो एरर और ओमिशन कैटेगरी है वो क्या करती है, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल रखने में हेल्प करती है। तो मेनली तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 पार्ट हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। और ये जो एरर एंड ओमिशन है ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है, एक कैटेगरी है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अब हम इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट है, उसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, प्लस जो अदर इनकम है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। वो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, वो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज होती हैं उसके ट्रेड को हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, करंट अकाउंट का। तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, यानी जो वन साइडेड पेमेंट होते हैं। जैसे हमारी कंट्री से कोई सेलिब्रिटी बाहर गया है, उसको वहां गिफ्ट्स मिला है, या फिर बाहर का कोई सेलिब्रिटी हमारी कंट्री में आया है, हमने उसको कोई गिफ्ट दिया है। तो इस तरीके का जो वन साइडेड पेमेंट होता है, जिसमें आपके गिफ्ट्स हैं, डोनेशंस हैं, तो ये सब क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होते हैं। ये किसका पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट का। इसके अलावा जो अदर इनकम रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे फॉरेन में आपकी कोई बिल्डिंग है, वहां से आपको रेंटल इनकम हो रही है या प्रॉफिटेबल इनकम हो रही है, तो वो सब भी किसका पार्ट होती है, करंट अकाउंट का। दूसरा हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, पैसा बाहर से बोरो कर लेंगे। और अगर हमें पैसा, हमारे पास सरप्लस में बजट है, तो हम पैसे को बाहर फॉरेन कंट्री में क्या कर सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो 2 टाइप का होता है, एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा इसमें जो कंपोनेंट इंक्लूड होता है वो होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इस कंपोनेंट में आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है। टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं रखा जाता। अगला मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट की, तो फाइनेंस अकाउंट के ये कंपोनेंट्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी 2 टाइप का होता है, एफडीआई और एफआईआई। और दूसरा रिजर्व असेट्स होती है, यानी इंटरनेशनली अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखना चाहते हैं तो ये फाइनेंस अकाउंट हेल्प करता है। वहां हम गोल्ड के थ्रू, एसडीआर, बॉन्ड्स, इक्विटीज, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड उनको क्या कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो तीनों पार्ट हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट हैं और ये इन तीनों पार्ट के कंपोनेंट्स हैं। अब आगे हम इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने आपको ब्रीफ ये बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन 3 पार्ट हैं और ये इनके कंपोनेंट्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है, जो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, जो एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, उनका सबका रिकॉर्ड किसमें रहता है? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में मेनली ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनकी एंट्री आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में मिलेगी। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, जिसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, वो किसका पार्ट होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का। दूसरा आपका आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, जिसे आप इनविजिबल ट्रेड कहते हो, वो किसका पार्ट होता है? करंट अकाउंट का। अब ये जो सर्विसेज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है फैक्टर ट्रेड सर्विस, दूसरी होती है नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विस। अब जो फैक्टर ट्रेड सर्विस है उसमें क्या इंक्लूड होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी की फॉर्म में, या फिर कंपनी एम्प्लॉय को बाहर किसी डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो किसी भी फॉर्म में जो एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो क्या होता है? फैक्टर ट्रेड सर्विस का पार्ट होता है। इसके अलावा इसमें क्या इंक्लूड होता है? इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें इंक्लूड होती है, यानी अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो किसका पार्ट होता है? आपका फैक्टर ट्रेड सर्विस का। दूसरी टाइप की सर्विस कौन सी होती है? नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज किसमें इंक्लूड होती हैं? आपकी नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज में। तो जब इन सर्विसेज का एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इनविजिबल ट्रेड। और उस इनविजिबल ट्रेड की एंट्री आपको कहाँ मिलेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। तीसरा इसमें जो कंपोनेंट है वो है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। इसको हम वन साइडेड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसके बदले में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, इसके बदले में आपको कोई सर्विसेज नहीं देनी पड़ती। जैसे हमारी कंट्री से कोई सेलिब्रिटी फॉरेन में जाता है, उसको गिफ्ट मिल रहा है, या फॉरेन से कोई सेलिब्रिटी हमारी कंट्री में आ रहा है, उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो ये जितने भी गिफ्ट्स हैं, डोनेशंस हैं, रेमिटेंसेस है, सब क्या है? वन साइडेड इनकम है। ये भी किसका पार्ट होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है अदर इनकम, जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉरेन में आपकी कोई बिल्डिंग है जिससे आपको रेंटल इनकम हो रही है या प्रॉफिटेबल इनकम हो रही है, तो वो किसमें इंक्लूड होती है? आपके करंट अकाउंट में। तो ये इस तरीके से ये करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट्स हैं। अब हम आगे इन चारों कंपोनेंट्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में किस तरीके से एंट्री हम करेंगे उसको सीखेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है उसके जो कंपोनेंट्स है उसकी एंट्री करना सीखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में उनकी एंट्री किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है आपका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जब गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री में क्या होगा? आएगा, इनफ्लो होगा। तो उसको हम किस साइड में एंट्री करते हैं? क्रेडिट साइड में, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो किस साइड एंट्री होगा आपका? जिसको पॉजिटिव साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसमें हमारे कंट्री में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। इसलिए जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो किस साइड आएंगे? आपके क्रेडिट साइड में। दूसरा, अगर हम उन गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है, यानी जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो किस में आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, यानी आउटफ्लो हो रहा है। तो जो आउटफ्लोज होते हैं वो नेगेटिव साइड, जिसको डेबिट साइड कहते हैं, उसमें एंट्री की जाती है। अब यहाँ जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब गुड्स, ओनली गुड्स की जब बात हो रही है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो 3 टाइप का हो सकता है।
पहला आपका सरप्लस, दूसरा बैलेंस्ड और तीसरा आपका होता है डेफिसिट। ये 3 टाइप का बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। कैसे हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? सरप्लस में कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री में, यानी जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा? सरप्लस में। बैलेंस्ड कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। और डेफिसिट में कब जाएगा? जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, यानी फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगा? डेफिसिट में हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम सेकंड कंपोनेंट पे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जो सर्विसेज, जो मैंने आपको 2 टाइप की सर्विसेज बताई थी, फैक्टर ट्रेड सर्विसेज और नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है, तो अब हम देखते हैं कि उसकी एंट्री जो करंट अकाउंट है उसमें किस तरीके से होती है। अब हम वो देखते हैं। तो ये फैक्टर और नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज हैं। अगर हमने फॉरेन में दी है सर्विसेज तो हमें वहां से क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। तो वो जो रिसिप्ट्स हैं, यानी उन रिसिप्ट्स की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, तो जो रिसिप्ट्स हैं उनकी एंट्री किस साइड होगी? क्रेडिट साइड में होगी। यानी जब नॉर्मल रेजिडेंस से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ये सर्विसेज क्या की जा रही है? प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जो रिसिप्ट मिलेगी उसकी एंट्री होगी आपकी क्रेडिट साइड में। और जब फॉरेन से हम इन सर्विसेज का यूज कर रहे हैं तो हमें उनके बदले में क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो आउटफ्लो, तो उस कंडीशन में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका आउटफ्लो होगा हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी? आपकी डेबिट साइड में। यानी जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर्विसेज नॉर्मल रेजिडेंस यूज कर रहा है तो जो पेमेंट है वो किस साइड आएगा? आपका डेबिट साइड में। तो अगर सर्विसेज हम बाहर से यूज कर रहे हैं, अगर हम सर्विसेज फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? मनी फ्लो बाहर की साइड होगा, तो वो एंट्री कहाँ होगी? आपकी डेबिट साइड में। और अगर हम फॉरेन कंट्री में सर्विस दे रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? पेमेंट। और जो रिसिप्ट मिलेगी वो किस साइड एंट्री होगी? आपकी इनफ्लोज, यानी क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका आता है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, जो वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कोई सेलिब्रिटी है वो विदेश में गया, वहां पे उसको गिफ्ट मिला, तो वो किस साइड एंट्री होगा? वो जो गिफ्ट मिला है वो इंडिया लेकर वापस आ जाएगा, तो इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री में। तो अगर अब्रॉड से हमें गिफ्ट मिल रहा है तो वो किस साइड एंट्री होगा? क्रेडिट साइड में। गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी? आपकी क्रेडिट साइड में। और अगर हमारे यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आया है फॉरेन से और उसको हमने गिफ्ट दिया है तो वो किस साइड एंट्री होगा? आपका डेबिट साइड में। गिफ्ट्स टू अब्रॉड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीनों कंपोनेंट्स है उनकी एंट्री क्रेडिट और डेबिट साइड होती है। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट बचा है अदर इनकम, यानी अगर रेंटल इनकम हमें फॉरेन से रिसीव हो रही है, रेंटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से हमें रेंटल इनकम रिसीव हो रही है यानी पैसा इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री में, तो वो किस साइड एंट्री होगा? क्रेडिट साइड में। और अगर रेंटल इनकम हम पे कर रहे हैं, रेंटल इनकम टू अब्रॉड, तो वो किस साइड एंट्री होगी? आपकी डेबिट साइड में। तो इस तरीके से क्या होता है, इन चारों कंपोनेंट्स की एंट्री डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कर दी जाती है। अब क्या होता है कि जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट में होता है, उसी तरीके से ये जो करंट अकाउंट है ये भी क्या हो सकता है? बैलेंस में हो सकता है, सरप्लस में हो सकता है, डेफिसिट में हो सकता है। ये किस तरीके से होगा उसे हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं ताकि आपको करंट अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मान लो मैंने 1000 रुपीज के गुड्स का क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है,
और इंपोर्ट मैंने किया है 800 का। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका जो बैलेंस बचता है, ठीक है, जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होता है। कैसे? तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बचेगा, यानी 1000 माइनस 800, तो ये जो 200 रुपीज बैलेंस में बचा है ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। दूसरा जो कंपोनेंट है जिसमें सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, मान लो मैंने 500 की सर्विसेज है वो फॉरेन में दी है और 700 की सर्विसेज फॉरेन से मैंने ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस 500 माइनस 700 माइनस के 200 क्या हो जाएंगे? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तीसरा जो कंपोनेंट है जिसमें यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आते हैं, यानी मुझे मान लो अब्रॉड से 300 रुपीज का गिफ्ट मिला है और मैंने अब्रॉड में 500 रुपीज का गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 300 माइनस 500 माइनस के 200 क्या आ जाएंगे? आपके बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और लास्ट जो आपकी अदर इनकम्स में आती है, मान लो मैंने 100 रुपए की इनकम फॉरेन से रिसीव करी है और 150 की इनकम फॉरेन में पेमेंट करी है, यानी 100 माइनस 150 इक्वल माइनस के 50, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब आप यहाँ देखिए कि क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, डेफिसिट में है या बैलेंस है। तो अब हम इन सबका टोटल करते हैं। यहाँ जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1500, 16, 17, 18 एंड 1900। यहाँ टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में? 1900। और जब इसका टोटल करते हैं तो कितना आएगा? तो 2150 इसका टोटल आता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डेबिट साइड में जो टोटल है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है, यानी हमें पेमेंट ज्यादा करना है, रिसीव कम हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि करंट अकाउंट है वो आपका सरप्लस में है, डेफिसिट में है या फिर आपका बैलेंस्ड है। यानी करंट अकाउंट भी 3 टाइप का होता है, सरप्लस जिसे आप CAS कह सकते हो, दूसरा आपका होता है बैलेंस्ड जिसे आप CAB कह सकते हो, और तीसरा आपका होता है डेफिसिट जिसे आप CAD कह सकते हो। तो ये 3 टाइप की सिचुएशन आपको करंट अकाउंट की मिलेगी। अब यहाँ आपको कौन से टाइप का बजट दिख रहा है? यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस है 1900 और डेबिट साइड मेरा बैलेंस है 2150। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 250 क्या आ जाएंगे? बैलेंस आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि जो करंट अकाउंट है वो क्या है? डेफिसिट का है, यानी हमें ये जो 250 रुपीज है वो हमें क्या करने हैं? अब्रॉड में पे करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके जो बैलेंस्ड है, यानी इनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और वो डिसाइड करता है कि आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, डेफिसिट में है या बैलेंस है। तो इस तरीके से जो करंट अकाउंट है उसकी सिचुएशन आपकी 3 टाइप की हो सकती है, वो सरप्लस में भी हो सकता है, वो बैलेंस भी हो सकता है और वो आपका डेफिसिट में भी हो सकता है। लेकिन BOP में क्या किया जाता है? करंट अकाउंट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखा जाता है। अब वो बैलेंस्ड रखने के लिए आपके जो 2 अदर अकाउंट है जिनको हम अब आगे पढ़ेंगे उनकी हेल्प ली जाती है, जिसमें एक आता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका आता है फाइनेंस अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट है उसका मेन रोल क्या है? इस करंट अकाउंट के डेफिसिट और सरप्लस को मेंटेन करना। अब जैसे यहाँ जो मैंने एंट्रीज करी उसके अकॉर्डिंग ये जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट वाला है, यानी ये जो 250 रुपीज है ये हमें फॉरेन में पे करने पड़ेंगे। तो ये जो पेमेंट है वो हम कहाँ से लेंगे? कैपिटल अकाउंट से। तो जब ये पेमेंट हमें कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगा तो वहां आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपका करंट अकाउंट किस में आ जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर सिचुएशन उल्टी हो, यानी आपका जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा हो और डेबिट साइड कम हो और बैलेंस और जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में हो, तो वो जो जितना ज्यादा पैसा बचता है उसको ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कैपिटल अकाउंट का मेन रोल क्या है? इस करंट अकाउंट को ऑलवेज बैलेंस रखने में
हेल्प करना। यहाँ हमने करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एंट्रीज को समझा, किस तरीके से जो ये एंट्री है वो डिसाइड करती है कि करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, डेफिसिट में है या बैलेंस है, और अगर वो डेफिसिट और सरप्लस में है तो उसको मेंटेन कौन सा अकाउंट रखता है, आपका कैपिटल अकाउंट। तो मेन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कैपिटल अकाउंट का रोल क्या है, इस करंट अकाउंट को बैलेंस रखना। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अब आगे कैपिटल अकाउंट को पढ़ेंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स की एंट्रीज को देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे नोट कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो एक कंट्री की लाइबिलिटीज और जो उसकी असेट्स है उसकी पोजीशन में क्या करता है, चेंज लाता है, जबकि करंट अकाउंट ऐसा नहीं करता। और जो ये कैपिटल अकाउंट है इसका यूज क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो उसको फाइनेंस कौन करता है, कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अब्सॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है तो जो सरप्लस वैल्यू है उसको अब्सॉर्ब कौन करता है, कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो कैपिटल अकाउंट है वो ऑलवेज करंट अकाउंट को बैलेंस रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कैपिटल अकाउंट का मेन रोल बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो दो टाइप के होते हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं पहले ये क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। पहला क्या है, बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जैसे करंट अकाउंट का मैंने थोड़ा सा डेटा यहाँ पे नोट कर लिया है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आप चाहें तो पीछे उस क्वेश्चन को वापस देख सकते हैं। उसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो क्या आया था, डेफिसिट में आया था। तो ये जो 250 रुपीज हमें बाहर फॉरेन में पे करने हैं ये हम क्या करेंगे, किससे ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से। तो अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग है, अगर हमने पैसा विदेशों से उधार लिया है, हमने क्या किया है, अगर हमने पैसा फॉरेन से बोरो किया है तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने पैसा बोरो किया है तो फॉरेन से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है यानी इनफ्लो हो रहा है, तो वो किस साइड एंट्री होगी, हमारी क्रेडिट साइड में। तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इसकी एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में, कि अगर हमने फॉरेन से पैसा लिया है और अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, यानी ये जो 250 रुपीज है वो हमें पे नहीं करने, हमारे पास एक्स्ट्रा में सरप्लस में है, तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, उस सरप्लस अमाउंट को बाहर पैसा विदेश में क्या करता है, उधार दे देता है। यानी अगर हमने पैसा विदेश में उधार दिया है, लेंडिंग टू अब्रॉड, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड, क्योंकि वहां उस सिचुएशन में पैसा हमारी कंट्री से अब्रॉड में जा रहा है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या करता है, करंट अकाउंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर हमें पैसा चाहिए तो हमने पैसा क्या किया, बाहर से बोरो किया, तो उसकी एंट्री हम किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उस सिचुएशन में पैसा बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है। लेकिन अगर हमारा बजट सरप्लस का है तो वो जो सरप्लस अमाउंट बचा है उसको क्या करेंगे, हम अब्रॉड में हम किसी और को उधार दे सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा पैसा हमारी कंट्री से क्या चला गया, बाहर चला गया, तो ये आउटफ्लो की एंट्री कहाँ होगी, आपकी डेबिट साइड में। तो इस तरीके से जो बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या करता है, इस करंट अकाउंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे रतन टाटा ने क्या किया, बाहर विदेश में एक पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, तो उस पूरी की पूरी कंपनी को रूल कौन करेगा, रतन टाटा रूल करेगा, ठीक है। यानी किसी भी असेट्स को पूरा का पूरा खरीद लेना, पूरा का पूरा उसे टेक ओवर कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे रतन टाटा ने वो कंपनी पूरी नहीं खरीदी बल्कि उसके कुछ शेयर खरीद लिए, तो वो उस कंपनी का पार्ट है लेकिन उस कंपनी का मालिक नहीं है। तो उस कंडीशन में जहां हमने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, उसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
और जहां हमने पूरी की पूरी कंपनी टेक ओवर कर ली, पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग चल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये कैसे हेल्प करता है बैलेंस, करंट अकाउंट को बैलेंस करने में, वो हम देख लेते हैं। मान लो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है, इसका मतलब हमें फॉरेन से क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में लाना पड़ेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन से हमारी कंट्री में हो रहा है तो इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्री हम किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन से पैसा क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है। और दूसरी सिचुएशन मानो कि करंट अकाउंट है वो क्या है, सरप्लस में है, तो हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर हमने पैसा विदेश में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड, क्योंकि उस कंडीशन में पैसा हमारी कंट्री से विदेश में जा रहा है। तो इस तरीके से सेकंड कंपोनेंट की एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड इस तरीके से की जाती है। थर्ड में बात करूं, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब पहले इसको समझते हैं कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। यहां कैपिटल अकाउंट के इस कंपोनेंट में आप ध्यान रखें कि कैपिटल अकाउंट में आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसकी एंट्री होती है। टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास कितना है उसकी एंट्री नहीं होती। कैसे, अब हम ये समझते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके पास मिलेगा, आरबीआई के पास। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके पास मिलेगा, हमारा आरबीआई के पास में। इसीलिए आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन किसे कहा जाता है, आरबीआई को। तो आरबीआई के पास में जितना भी पैसा होता है, जितनी भी हमारी फॉरेन करेंसी होती है, वो क्या होती है, रिजर्व होती है टोटल। ये कंपोनेंट कब काम आता है, मान लो हमारे ऊपर के दोनों कंपोनेंट फेल हो गए, जैसे हमें फॉरेन से पैसा भी नहीं मिल रहा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो आरबीआई के पास जो रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रखा है वो उसमें से हमारी हेल्प कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जो 250 रुपीज हैं ये हमें पे करने हैं, तो हम आरबीआई के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें पैसा दे। तो आरबीआई से हमने पैसा क्या किया है, विड्रॉ किया है। क्या किया है, विड्रॉ। तो इकोनॉमी में पैसा क्या हुआ है, इंजेक्ट हुआ है। आरबीआई से विड्रॉ होकर इकोनॉमी में पैसा क्या है, इंजेक्ट हुआ है। तो ये जो 250 रुपीज फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमने आरबीआई से विड्रॉ किया है, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा क्या हुआ है, इंजेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब इस विड्रॉ की एंट्री किस साइड होगी, आपकी क्रेडिट साइड में। तो आप ये चीज ध्यान रखें, विड्रॉ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसकी एंट्री आपकी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, क्योंकि यहां से पैसा हमने आरबीआई से क्या किया है, विड्रॉ किया है और इकोनॉमी में इंजेक्ट किया है वो, क्योंकि हमें यहाँ पैसे की जरूरत थी। तो जब यहां से पैसा विड्रॉ किया जाएगा तो वो जो विड्रॉल है वो किस साइड एंट्री की जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हुआ है, पैसा इंजेक्ट हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर ये करंट अकाउंट है वो आपका सरप्लस में है, ठीक है, मान लो ये 250 रुपीज है हमारे पास, सरप्लस में है, तो अब क्या करेंगे, ये 250 रुपीज हम कहाँ इंजेक्ट कर देंगे, आरबीआई में। तो अब हम क्या करेंगे, आरबीआई में ये 250 रुपीज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आरबीआई में ये जो 250 रुपीज है वो क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी से पैसा कहाँ गया है, आरबीआई में। तो इकोनॉमी से पैसा क्या हुआ है, निकला है। तो जब एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी, क्योंकि उस सरप्लस को किसमें अब्सॉर्ब कर लिया है, उस सरप्लस को किसने अब्सॉर्ब कर लिया है, आरबीआई ने। तो आप ये ध्यान रखें कि करंट अकाउंट में चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रिकॉर्ड होता है
टोटल आरबीआई के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी एंट्री आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से समझें कि अगर आरबीआई से हमने पैसा विड्रॉ किया है, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा डाला है हमने, तो वो एंट्री किस साइड होगी? क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आरबीआई को हमने पैसा दिया है, यानी इकोनॉमी से पैसा कहां गया? आरबीआई के पास गया, इकोनॉमी से पैसा कम हो गया, तो इसका मतलब जो एडिशन है फॉरेन एक्सचेंज का वो किस में एंट्री होगी? आपकी डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों कंपोनेंट्स की एंट्री हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कर लेंगे। और कैपिटल अकाउंट का मेन रोल आपका क्या होता है? इस करंट अकाउंट के बैलेंस, इस करंट अकाउंट को बैलेंस करना। तो इस तरीके से ये जो कैपिटल अकाउंट है वो करंट अकाउंट को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है वो हमने अभी पूरा डिटेल में समझ लिया। तो यहां तक हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट उन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब जो तीसरा अकाउंट है फाइनेंस अकाउंट, वो क्या करता है? इंटरनेशनली बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है। यानी अगर इंटरनेशनली हमें पैसा उधार लेना है तो हम आईएमएफ से या फिर एसडीआर का यूज कर सकते हैं, गोल्ड का यूज कर सकते हैं, वहां वो फाइनेंस अकाउंट काम आता है। लेकिन उसका भी मेन रोल क्या है? इस करंट अकाउंट को बैलेंस रखना। तो जो बीओपी का जो करंट अकाउंट है वो ऑलवेज बैलेंस रहता है, और उसको बैलेंस रखने में हेल्प कौन करता है? आपका कैपिटल अकाउंट, और जो तीसरा अकाउंट आपका फाइनेंस अकाउंट, वो आपकी हेल्प करता है। तो यहां तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट, उसका करंट अकाउंट, उसका फाइनेंस अकाउंट, उसके एरर एंड ओमिशन अकाउंट, ये चारों पार्ट हमने यहां तक बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहाँ कवर कर लिया। न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं पूछे जाते। कौन सा अकाउंट का क्या रोल है, कौन सा कंपोनेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है, कौन सा नहीं होता, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।